Hello students, welcome to Synergy Learning. I am Hemant Kumar, your chemistry faculty, and today we are going to discuss KCET paper 2026 chemistry paper. Okay, so let's start. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे के सी टी 2026 के केमिस्ट्री पेपर में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैच द रीएजेंट्स, मैच द रीएजेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना सारे लोग। अगर मैं इसकी बात करूं NH2OH की, NH2OH की अगर मैं बात करूं तो NH2OH जो होता है, NH2OH जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, ऑक्साइन। तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए के लिए 2 ऑप्शन, ए के लिए ऑप्शन 2। ये देखो ए की ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे भी देख लेते हैं। जैसे RNH2 जो होता है वो क्या होता है, शिफ्ट बेस। क्या होता है, शिफ्ट बेस। तो बी का 3 यस, ये करेक्ट है हमारा, ये करेक्ट है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन इन बेसिक मीडियम एंड देन यहां पे एक टेम्परेचर दिया हुआ 293 केल्विन, 293 केल्विन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे, यहाँ जो रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा देखना। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, पहले मैं बना रहा हूं बेंजल्डिहाइड। ये देखो, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे एक पीएच लगा हुआ है, ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन मैं बना रहा हूं यहाँ पे, एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन हो गया। ठीक है, इसको किस में रखा गया, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में रखने के बाद, बेसिक मीडियम में रखने के बाद क्या बोला गया है कि यहां पे थोड़ा सा हिट भी कर रहा है, यहां पे थोड़ा सा हिट भी कर रहा है। देख रहा, टेम्परेचर दिया हुआ यहाँ पे 293 केल्विन, 293 केल्विन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा हिट कर रहा है। अब ये OH माइनस पता है हमें क्या करेगा, इसका, इसके H प्लस को लेके जाएगा, यस, अल्फा H को लेके जाएगा, इसके अल्फा H को लेके जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, CH2 माइनस, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये PH। अब ये CH2 माइनस जो होगा वो कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये क्या बनेगा, ये देखते ध्यान से क्या बना लेगा। ये यहां से बॉन्ड ये खुल के आ जाएगा, ये बॉन्ड खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक पहले से H दिया हुआ है। नेक्स्ट ये CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH, ये बन जाएगा। फिर इसमें जैसे ही हम हीट करेंगे, जैसे ही इसमें हीट करेंगे, यहां से क्या रिलीज होगा, वाटर, OH यहां से और H यहां से, और यहां पे बीच में डबल बॉन्ड। तो कहां पे ऐसा दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल की अगर बात करें, फिनॉल की अगर बात करें, ये देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि मोर एसिडिक क्यों होता है, मोर एसिडिक क्यों होता है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, तो ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट बेस इसका बनाते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना मतलब H प्लस यहां से रिमूव करना। तो इसके H प्लस रिमूव करने के बाद ये क्या आ जाएगा, O माइनस, इसका H प्लस रिमूव करने से ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ठीक, यहां पे रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत अच्छा एसिडिक माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। द कंपाउंड दैट डज नॉट आंसर आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें पता है एक कंडीशन होना चाहिए, क्या, एक फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अल्फा पोजीशन पे एक फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। देख लेते पहले इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल बना लेते हैं। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल हो गया। यहाँ पे एक फ्री CH3 ग्रुप है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा।
हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ध्यान से देखना, पहला वाला दे दिया एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर CH3COCH3, मतलब ये भी देगा, मतलब ये भी देगा। इथेनोइक एसिड की अगर बात करें, इथेनोइक एसिड की अगर बात करें तो ये ऐसा। लेकिन हमें पता है जो एसिड होता है वो एसिड होता है, एक ही ऐसा एसिड है जो एक इथेनोइक एसिड है। यहां पे एसिड होने के कारण ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या तो अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर हमारा OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दोनों में से कोई भी नहीं है, एसिड है, जिसका मतलब ये नहीं देगा टेस्ट। कौन सा टेस्ट नहीं देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये आंसर अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन इज स्ट्रॉन्गर nitration of aniline in strong acidic medium gives significant amount of meta nitroaniline। अब ध्यान से देखना, एक नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन की नाइट्रेशन देखते हैं पहले। अनिलीन की अगर नाइट्रेशन देखा जाए, अनिलीन की अगर नाइट्रेशन, ये अनिलीन हो गया, इसमें हमने नाइट्रेशन किया, तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं? H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया और HNO3 डाल दिया, H2SO4 प्लस HNO3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। अब नाइट्रेशन में क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा बनता है। अगर आप लोगों को ये रिएक्शन याद होगा तो यहां पे जो ऑर्थो वाला बनता था वो ऑर्थो वाला बनता था और पैरा बनता था। ये अगर देखा जाए इस ग्रुप को, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा मेजर होने चाहिए। लेकिन हमने ये देखा था कि यहां पे मेटा जो बनता है वो 47% बनता है एंड पैरा पोजीशन पे बनता है 51% जो बनता है पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो वाला जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% बनता है। इसका रीजन ये था कि एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाता है अनिलीनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अनिलीनियम आयन, मतलब H+ से जाके ये रिएक्ट कर जाता है, ये लोन पेयर इसका रिएक्ट कर जाता है H+ से जाके। ये देखो ध्यान से देखना सारे लोग, ये और ये क्या बना लेता है? NH3+। मतलब पहले ये जो था वो एक्टिवेटिंग ग्रुप था, लेकिन यहां पे H+ जुड़ जाने के कारण ये हाईली -I ग्रुप हो गया है, जिसके कारण ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया है और ये क्या हो जाता है? मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो इसका रीजन क्या हो गया? रीजन क्या हो गया इसका? कि ये अनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस देखते हैं आंसर। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अनिलीन इज प्रेजेंट एज अनिलीनियम आयन, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमीन्स इन एक्वस फेज इज नॉट डिसाइडेड बाय। ध्यान से, अगर याद होगा मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है अल्काइल अमीन, जैसे NH2 एंड R, यहां पे R इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है। इसके पूरी डिस्कशन हमने की थी क्लास में कि अगर इथाइल होगा तो क्या होगा, मिथाइल होगा तो क्या होगा। ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता था। कौन कौन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता था? एक पहला स्टेरिक इफेक्ट, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट और तीसरा एक था सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। कौन से पर डिपेंड नहीं करता है? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन पे हमने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, तो हमें पता है कि यहां से ये क्या बन जाएगा? बेंजीन में अगर हमने ये डाला तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। NO2 आके लग जाएगा। अब NO2 में अगर ये A हो गया, ये क्या हो गया? A। इसमें अगर हमने Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दिया तो ये कन्वर्ट जो हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ध्यान से देखना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH
टू में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पता है डायएजाटाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है डायएजाटाइजेशन रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ और टेम्परेचर रखा गया है 273 केल्विन 273 केल्विन 273 केल्विन। तो हमें पता है ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखना N2 और X माइनस, X की जगह क्या आ जाएगा Cl माइनस, ठीक है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक। अब यहां पे ध्यान से समझना, इसमें जैसे ही हमने C2H5OH डाला, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। कौन करता है रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां से N2 रिप्लेस कर देता है, N2 रिप्लेस करने के बाद, ध्यान से समझना, N2 रिप्लेस करने के बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टैगर्ड जो होता है वो क्या होता है, इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, द टॉर्सनल स्ट्रेन इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज स्टैगर्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम होता है, इसलिए स्टैगर्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द सुटेबल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द सुटेबल केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ध्यान से देखते हैं, यहां पे नेचुरल सैंपल लिया गया है और एक सिंथेटिक सैंपल लिया गया है। इसमें कॉपर का परसेंटेज सेम है, कार्बन का परसेंटेज सेम है एंड ऑक्सीजन का भी परसेंटेज सेम है। तो अगर किसी भी दो सैंपल में सभी का परसेंटेज अगर सेम आ रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, कौन सा लॉ बोलते हैं, यस, कौन सा लॉ बोलते हैं, यस, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। वेरी गुड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना। 2 मोल्स ऑफ इथेन, क्या दिया है, 2 मोल्स ऑफ इथेन। 2 मोल्स ऑफ इथेन का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं 2 मोल्स ऑफ इथेन। अब इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये निकाल लेते हैं। इथेन का मॉलिक्यूलर मास C2H6, ये इथेन हो गया। मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपना 30, मॉलिक्यूलर मास 30 हो गया। तो अगर 2 मोल्स की बात करें तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। मतलब 60 ग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये 56 ग्राम दिया, ये नहीं हो सकता है। ये देखो, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, इसको अगर Na से डिवाइड करोगे ये 2 मोल्स आ जाएगा। कितना मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स। मतलब इसका मतलब ए का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ए का ऑप्शन 3 कौन से ऑप्शन में देखते हैं, ए का ऑप्शन 3, यस, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि KCET एग्जाम में हमें टाइम कम से कम मिलता है, ठीक। तो हमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी मैच द मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो ये जो RA आता है, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का कौन सा ग्रुप, S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। तो देखते हैं S ब्लॉक कौन सा होगा। ये देखो सेकंड ग्रुप, एक ही ऑप्शन है, मतलब A का 4 कौन से ऑप्शन में, ये देखो 1 एंड 3 में जो दिया है वो A का क्या दिया हुआ है, 4 एंड यहाँ पे भी A का 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट गैलियम की बात करते हैं। गैलियम 31, पीरियोडिक टेबल में इसका जो ये आता है वो 31 होता है। तो ध्यान से देखना 31 जो आता है, अगर याद करोगे बोरोन फैमिली को, तो ये बोरोन फैमिली का मेंबर है। यस और नो, तो ये मतलब कौन से ग्रुप का है, ये है ग्रुप 13 का। कौन सा ग्रुप का,
13 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, बी का ऑप्शन वन, बी का ऑप्शन वन, या इन दोनों में से कौन सा में है, पहला, तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO2 प्लस, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने सिंपल आसान कॉन्सेप्ट बताया था, क्या करना है, अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन ये जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन हमने बना लिया, ये 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये NO2 प्लस हो गया। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन जो हो गई वो क्या हो गई, sp, पहले में sp, पहले में sp कौन से ऑप्शन में, 1 एंड 2, 1 एंड 2। सिमिलरली NO3 माइनस बनाते हैं, NO3 माइनस 1 2 3 4 और ये 5, तो पहला ऑक्सीजन ये आ गया, पहला ऑक्सीजन ये आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट NO3 माइनस, ये ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, NO3 माइनस, कितना हो गया, NO3 माइनस। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ठीक है। तो पहला sp एंड दूसरा sp2, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। in which of the following options the order of arrangement does not agree with variation of properties indicated against it, okay। तो ध्यान से समझते हैं, पहले बोला है डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट बोला है BF3 का डाइपोल मोमेंट। तो हमें अगर पता होगा BF3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लानर, कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ये ऐसा BF3 का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे अगर डाइपोल मोमेंट देखा जाए, तो यहां से इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पे डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, 120 डिग्री पे 3 वेक्टर्स रहेंगे जिसमें इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर NF3 और NH3 में हमें पता है NH3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है NF3 से, NH3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं, ये देखो, ये लोन पेयर और ये H और ये H, इसका डायरेक्शन इस साइड, ये अपवर्ड, ये सारे अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर फ्लोरीन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, और लोन पेयर का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे कुछ वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब ये जो ऑर्डर दिया वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, पहला जो ऑर्डर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। तो ये पूछा है हमें क्वेश्चन में, ये कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान समझना। तो ए ऑप्शन किसमें पहले ये देख लेते हैं, ए ऑप्शन किसमें, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में, मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, हमें कोई सा भी एक चेक करना है, सेकंड चेक कर लो, थर्ड चेक कर लो। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल HgCl2 में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अगर NH4 प्लस की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, मतलब 109.5 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री रहता है, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पे ये करेक्ट दिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि यही ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 2, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। विद रिस्पेक्ट टू resonance structure of CO3 2- ions, which of the following statements are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू CO3 2- ion, ठीक। all CO bonds in CO3 2- are equivalent। स्ट्रक्चर बनाने से पता चल जाएगा इक्विवेलेंट है या नहीं है। ध्यान से देखना सारे लोग, CO3 2- का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये CO3 2-। अब हमें पता है ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस कर सकता है, मतलब एक बार डबल बॉन्ड यहां आया, दूसरी बार यहां आ सकता है, तीसरी बार यहां आ सकता है। ध्यान से देखना, तो CO- एक बार यहां आ गया, माइनस यहां आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। और तीसरा क्या बन सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये O-, ये O-, ठीक। तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ऑल आर इक्विवेलेंट, यस,
अगर हमने इसका हाइब्रिड बनाया तो हमें क्या दिखेगा, हमें जो चार्ज डिस्पर्सन दिखेगा या फॉर्मल चार्ज दिखेगा वो सभी में बराबर दिखेगा। तो ऑल आर क्या होंगे, इक्विवेलेंट्स होंगे। क्या होंगे, सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। मतलब पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक, देयर आर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल for this. Yes, this statement is also correct. This statement is also correct. Yes, next statement पढ़ते हैं, the position of carbon and oxygen should change in every resonance structure. देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होता है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन मिला के ए बी किस में करेक्ट है, ए एंड बी एंड डी, यहां पे भी ऑप्शन है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज -2, नहीं गलत दिया हुआ है क्योंकि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -2 है। तो यहां पे क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, डी और डी स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ है। तो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे ये अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन, थोड़ा मैं दूर जाके देखता हूं, दिख नहीं रहा मुझे भी एक्चुअली। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है H2O2, in H2O2 each oxygen atom is assigned as oxidation number -1. yes, this is correct statement. this आगे बढ़ते हैं, RbO2, अब Rb पता है, रुबिडियम +1 में होता है, हमें पता है रुबिडियम जो होता है वो +1 में होता है। ध्यान से देखना, रुबिडियम +1 में होता है। तो अगर इसको हम अलग अलग करें तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये R2 और ये माइनस चार्ज हो गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन के लिए -1, तो 1 ऑक्सीजन के लिए -1/2, तो ऑक्सीजन एटम असाइंड इज -1/2। मतलब ये स्टेटमेंट पहला जो हो गया वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहां क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ HAuCl4, ठीक है, ठीक, एंड MnO2, ठीक है। इन दोनों में पूछा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या दिख रहा है, ये +1 में, ये -1 में, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 लिखा है, विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पे तो HAu का लिखा हुआ है +3, बट यहाँ पे जो Mn का लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, विच इज इनकरेक्ट। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या होगा अपना, करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बैलेंसिंग रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखते हैं ध्यान से, कि C2O4 2- एंड MnO4- +H+, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ H2O CO2। हमें क्या पूछा है, कि इसका कॉफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होगा, A एंड X के बारे में पूछा है। मतलब C2O4 2- का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट एंड Mn2+ का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। तो हमने बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, पहला मेथड कौन सा पढ़ा था, यस, वो सबसे आसान और क्लासिक मेथड था। कौन सा मेथड था वो, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ लिखना, रिडक्शन हाफ लिखना, फिर दोनों को में इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करना, और उससे हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में पता चल जाता है, ठीक। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा एक और मेथड था, कौन सा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन नंबर, वहां पे n फैक्टर से रिलेट करते थे, याद आ रहा है क्या, n फैक्टर से रिलेट करके भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अगर n फैक्टर की बात की जाए तो ये +7 से +2 में जा रहा है, तो यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे जो इसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये +3 में, अभी कहां पे है, +3 में, +3 से ये कहां पे जा रहा है, ध्यान से देखना, कार्बन +3 से कहां पे जा रहा है, ये +4 में जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गया, 1 के लिए 1 का, मतलब एक कार्बन के लिए 1 का चेंज, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हो जाएगा,
2 का चेंज, मतलब n फैक्टर इसका 2 हो गया, इसका n फैक्टर 5 हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, n फैक्टर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब mn का अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर MnO4 माइनस का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो mn का भी सेम ही होना चाहिए, मतलब ये जो ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन होगा 5 and 2। बाकी हम लोग इसको बैलेंस करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। C2O4 2 माइनस, इसमें क्या हो रहा है? C2O4 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है? किसी में कन्वर्ट हो जा रहा है? CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस कर लेते हैं। ये देखो कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ लिखते हैं, रिडक्शन हाफ लिखते हैं MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में हमें पता है क्या होता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 4H2O हम लोग ऐड कर देंगे, 4H2O ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना 8H प्लस ऐड करना पड़ेगा, 8H प्लस ऐड करना पड़ेगा। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 प्लस चार्ज एंड इधर 7 प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को डिलीट करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंड इसका जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक, यही ऑप्शन, यही पहले भी आ रहा था, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर लो या n फैक्टर मेथड से कर लो, किसी भी से कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट नहीं करेगा? ठीक, पहला देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करने के लिए मतलब खुद को क्या होना पड़ेगा? खुद को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस होना पड़ेगा। तो देख लेते कौन सा रिड्यूस नहीं होगा, कौन सा रिड्यूस नहीं होगा वो हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान समझना, तो जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे और जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। देखते हैं एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो CrO3 +6 में, +6 में मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। MOO3 मतलब ये +6, ये भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। CrO4 2 माइनस मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखना। नेक्स्ट CR2O7 ये भी +6 में, ये भी +6 में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग, मतलब यहाँ पे एक भी ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये अब देखना पड़ेगा कि KCET ने क्या आंसर रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच कर लेंगे बाद में। ठीक, लेकिन एक भी आंसर यहाँ पे, एक भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन state of manganese, the highest oxidation state of manganese is +4, in fluoride is +4, MnF4, but the highest oxidation state in oxide is +7, Mn2O7। क्यों होता है? यस, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ये देखो, इसका ऑप्शन अगर देखा जाए, क्या दिया? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। नो, कोई रिलेशन नहीं है इसका। फ्लोरीन पोजेसेस d ऑर्बिटल, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी गलत दिया हुआ है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, in covalent compounds fluorine can form single bond only and oxygen can form double bond। yes, इसलिए क्या होता है, ये MnO2 फॉर्म करता है और ये +4 में रहता है वहां पे फ्लोरीन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में +7 में रहता है। ठीक है, डाइमराइज होने के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+। पहले क्रोमियम का हम लोग क्या लिख लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का 3d5 and 4s1। तो अगर क्रोमियम 2+ लिखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3d4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। यहां पे जो हम लोग स्टेबिलिटी जो डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स की, वो हम लोग कहां से डिस्कस करते हैं? कौन से थियरी से?
CFSE, CFSE, CFSE क्या था? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग थ्योरी। क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखना किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो हम लोग देखते हैं पहले। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा मतलब स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब एनर्जी सबसे कम, मतलब वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर इसकी बात करी जाए, इसकी बात करी जाए तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये अपना डिलीट हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ये चिलेट बनाएगा, क्या बनाएगा? ये चिलेट स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है, ठीक, चिलेट स्टेबलाइज रहेगा। मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, यहां पे सीएफएसई जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते थे, सीएफएसई को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, ठीक, अब यहां पे देखना ध्यान से, इसके एफई के चार्ज को देखते हैं। यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है और यहां पे एफई के पास चार्ज है +3 और यहां पे भी जो चार्ज है वो +3 चार्ज है। तो ये दोनों जो अट्रैक्ट करेगा, ये जो दोनों जो अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स को, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके सीएफएसई क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन भी अपना खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब देखते हैं ये दोनों को, ये दोनों को ध्यान से देखते हैं, ये दोनों को ध्यान से देखते हैं, यहां भी +3, यहां भी +3, ये चिलेट स्टेबलाइज है और ये Cn माइनस है, Cn माइनस है, ठीक। ध्यान से समझना, अगर Cn माइनस और CO के अलावे, Cn माइनस और CO के अलावे अगर कोई भी आ रहा है, ठीक, कोई भी लिगेंड्स आ रहा है, तो वो चिलेट स्टेबलाइज उसमें ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन कोई भी चिलेट स्टेबलाइज CO एंड Cn माइनस लिगेंड को डोमिनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक। तो इसके कारण इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी आयंस पर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिख रहा है हमें कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पे 2 Cl- बनेगा और 1 कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो टोटल आयंस जो होंगे वो 3 हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? MC मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज formed by the donation of lone pair of electrons in carbonyl group into vacant d orbital of metals। yes, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। हमने डिस्कस किया था नॉन क्लासिकल टाइप लिगेंड्स, जहां पे क्या होता था? मेटल जहां पे क्या होता था? लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था और एक पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था। बदले में क्या होता था? सिनर्जी बॉन्ड के थ्रू अपने एंटी बॉन्डिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स लेता भी था, ठीक। ध्यान से देखना, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, MC पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a filled d orbital of metal into the vacant anti bonding। yes, देखो अभी स्टेटमेंट में बताया मैंने, अभी जस्ट बताया, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, मैच द मैट्रिक्स है। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दी हुई है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ए का 2 किसमें दिया हुआ है? यस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ध्यान देखना, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर है, ठीक। इन्हीं दोनों में से क्या है? कोई ना कोई हमारा आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, NiCl4 2- मतलब क्लोरीन जो होता है वो कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? क्लोरीन अपना वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो वो कौन सा फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है, ओके। और इसका पता है हमें, ये कौन सा फॉर्म करेगा? ये स्क्वायर प्लानर फॉर्म करेगा और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैच कर लेते हैं, देखते कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ए का 2, बी का
बी का आ गया अपना थर्ड, बी का थर्ड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, यस करेक्ट है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सुक्रोज कैन रिड्यूस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नो गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। मतलब ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां भी मैच द मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैच द मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो ये कौन सा है? अल्कोहल है। कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल हमें पता है कैन टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट? कैन टेस्ट। कैन टेस्ट कौन देता है? कैन टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो कैन टेस्ट के थ्रू रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, रेड कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, रेड कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं किसके थ्रू? कैन टेस्ट। कैन टेस्ट मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक, तो जो ऑप्शन 1 का हो जाएगा वो ऑप्शन 3, 1 का ऑप्शन 3 कहां पे दिया हुआ है? यस, फर्स्ट एंड सेकंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट मिला लेते हैं, नेक्स्ट मैच करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये अनिलीन दिख रहा है। अनिलीन जो देता है कौन सा टेस्ट देता है? डायजो टेस्ट देता है, डायजो टेस्ट। यस, याद है क्या? अजोटाई टेस्ट। ठीक ठीक, तो बी का ऑप्शन 2, बी का ऑप्शन 2 कौन सा आंसर हो गया? बी का ऑप्शन 2, यहां पे बी का ऑप्शन 2, यहां पे भी बी का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो CH3COCHO, CH3COCHO। ठीक, ध्यान से देखना, CH3COCHO। ठीक, और एक और दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है यहां पे फिनॉल। जो फिनॉल होता है अपने को पता है, फिनॉल जो होता है वो FeCl3 टेस्ट देता है। कौन सा? FeCl3 टेस्ट देता है। जितने भी अरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, जितने भी एरोमेटिक अल्कोहल्स या स्टेबल, जो इनॉल फॉर्म में स्टेबल रहता है, वो सारे अल्कोहल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो ये कौन सा टेस्ट देगा? डी का ऑप्शन 1, डी का ऑप्शन 1 कहां पे? सेकंड ऑप्शन में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन सॉल्ट Ba इज ट्रीटेड विद concentrated H2SO4 रेडिश ब्राउन गैस, कौन सा गैस? रेडिश ब्राउन गैस। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेडिश ब्राउन गैस। नेक्स्ट, द aqueous solution of Ba give a pale yellow precipitate with AgNO3। अब पेल येलो कौन देता है? हमें पता है AgBr जो बनाता है, पेल येलो बनाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट, तो रेडिश ब्राउन गैस जो होता है वो कौन होगा जाएगा? यहाँ पे Br2 हो जाएगा। मतलब जो अनायन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनायन, मतलब क्या हो जाएगा? Br माइनस इज द अनायन। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डी ब्रॉगली इक्वेशन? डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन, यस, डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, लैम्डा इज इक्वल टू H/p या H/mv। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Chi स्क्वायर? Chi स्क्वायर, ठीक, Chi स्क्वायर क्या होता है? Chi एक वेव को रिप्रेजेंट करता था, याद है क्या? Chi एक वेव को, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था। हर एक Chi, हर एक इक्वेशन ऑफ Chi, एक भी जितने भी इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशंस होंगे, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेकिन Chi की कोई सिग्निफिकेंस मीनिंग नहीं होती थी, Chi की कोई भी सिग्निफिकेंस मीनिंग नहीं होती थी, लेकिन Chi स्क्वायर की सिग्निफिकेंट मीनिंग होती थी। क्या होती थी? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता था। क्या बताता था? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता था। ठीक, देखते हैं ध्यान से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। Chi represents atomic orbit, नहीं, गलत है, दिया हुआ है probability density of the electron at that point। yes, this is the correct statement, this is the correct statement। next देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, entropy of a perfect crystalline solid at absolute zero approaches to zero। yes, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के दे दिया, एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के दे दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये क्या होता है
कि जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या लिखा हुआ है? ऑफ रिएक्शन टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डेल्टा जी से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब स्पॉन्टेनिटी अटेन कर लेगा। स्पॉन्टेनिटी मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct statement for thermodynamic system? Okay, the internal energy changes in all process. The internal energy changes in all the process. No, not necessarily. क्यों? क्योंकि हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पे चेंज नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया? अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी लेके जा रहा है। यहां पे दो पाथ दिया हुआ है, टू डिफरेंट पार्ट, ए सी बी एंड ए डी बी, दो डिफरेंट पाथ हैं। ठीक, व्हेन द एसीबी पाथ इज यूज्ड, जब एसीबी पाथ को यूज करते हैं तो हीट फ्लो इनटू द सिस्टम दिया हुआ है 60 जूल। कितना दिया हुआ है? 60 जूल एंड 30 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब हमें पता है वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? निगेटिव हम लोग लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, यहां पे डेल्टा यू जो हो जाएगा ए से ए सी बी के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? ये 60 माइनस 30। डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई? ये देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा यू की वैल्यू 30 आ गई। कितनी आ गई? 30 आ गई। डेल्टा यू, अब हमें पता है कि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है। मतलब स्टेट फंक्शन का मतलब आप किसी भी पाथ से जाओ, जो डेल्टा यू रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, आप ए से बी अगर हमें जाना है, या तो इस पाथ से जाओ या फिर इस पाथ से जाओ, वो डेल्टा यू जो रहना वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, डेल्टा यू चेंज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ द पाथ एडीबी इज यूज्ड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल दिया हुआ है। मतलब डेल्टा यू, अगेन जो डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यहां पे क्यू प्लस डब्ल्यू क्या दिया हुआ अपना? डब्ल्यू अपना जो दिया हुआ है वो -10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? माइनस डब्ल्यू जो दिया हुआ -10 दिया हुआ है। और क्यू की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है वो 30 दी हुई है। तो क्यू इज इक्वल टू जो हो जाएगा 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40। मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमोस्फेयर द वैल्यू ऑफ Kp इज दिस। ओके, Kp की वैल्यू दी हुई है, किसी टेम्परेचर पर। द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ओके, ध्यान से देखना क्या पूछा है और इसको कैसे हम लोग ये करेंगे। हमें पता है Kp और Kc का रिलेशन, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। सबसे पहले डेल्टा Ng कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा Ng की जो वैल्यू आ रही है, यहां पे इधर 2 हो गया और इधर क्या हो गया? -4, 2 - 4 -2 आ गया। क्या आ गया? डेल्टा Ng की वैल्यू -2। ठीक है, तो हमें क्या निकालने के लिए बोला? Kc निकालने के लिए बोला। तो Kp क्या दिया हुआ है? Kp दिया हुआ है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय RT। R की वैल्यू क्या लेंगे? ये देखो, मोल पर लीटर मतलब R की वैल्यू जो होगी वो 0.082 इंटू T की टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी? यस, टेम्परेचर ध्यान से देखो 500 डिग्री सेल्सियस दिया है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 773 कैल्विन। इसकी पावर डेल्टा Ng की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मिला लो, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फॉर द फॉलोइंग गैसेस रिवर्सिबल रिएक्शन 3A gases plus B is equilibrium with A3 and B. डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा H नेगेटिव दिया मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट A3B गैस इज अफेक्टेड बाई. ओके, ध्यान से देखना, अमाउंट ऑफ A3B मतलब यहाँ पे ये कहां से पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन ली चैटर्जियस प्रिंसिपल से. कहां से पूछ रहा है? ली चैटर्जियस प्रिंसिपल. अब हमें पता है ली चैटर्जियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको वेरी करेगा. कौन सा? बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको वेरी करेगा. लेकिन अगर कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम फास्ट अटेंड कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को वेरी कभी भी नहीं करेगा. ठीक, तो यहां पे बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, 0.15 मोल ऑफ pyridinium chloride has been added to 500 सेंटीमीटर ऑफ pyridinium solution. ठीक, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 cc इज इक्वल टू जो होता है वो 1 ml होता है. ठीक है, तो 500 cc मतलब कितना हो गया? 500 ml हो गया. ओके, कोई दिक्कत परेशानी? यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग वॉल्यूम, ये देखो, ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. ध्यान से देखना, assume there is no change in volume upon mixing. The pH of resulting solution is ध्यान देखना इस क्वेश्चन को. अगर हमने इसको देखा ध्यान से, pyridinium क्लोराइड, ये क्या है? pyridinium क्लोराइड, और ये क्या है? pyridine सॉल्यूशन मतलब एक वीक बेस है. क्या है? वीक बेस एंड उसका कॉन्जुगेट एसिड या उसको सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसका. ठीक, तो ये कौन सा केस हो गया? ये अपना बफर सॉल्यूशन का केस हो गया. कौन सा? बफर सॉल्यूशन का केस हो गया. किसका केस हो गया? बफर सॉल्यूशन. तो यहां पे कौन सा दिया हुआ? POH निकलेगा. यहां से देखना, ध्यान से देखना, POH जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? PKB प्लस log of concentration of salt divided by concentration of base. अब यहां पे PKB की वैल्यू दी नहीं हुई है. वैसे PKB की वैल्यू देनी चाहिए थी, PKB की वैल्यू देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे PKB की वैल्यू दी नहीं हुई है. ठीक है, PKB की वैल्यू दी नहीं हुई है. pyridinium की अगर बात करें, pyridinium की, तो pyridine का जो PKB की वैल्यू होती है वो 9 होता है. कितना होता है? 9 होता है. ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हमें याद नहीं रहा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? POH निकल जाएगा 9 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसके अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? ये इसका क्या आ गया? ध्यान से देखना, ये देखो, इसके कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, ये क्या आ गया? ये 0.15 नंबर ऑफ मोल से डिवाइड बाई 0.5 क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गया. क्या निकल गया? कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? ये आ गया 1. ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मतलब 0.3 आ गया. और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं ध्यान से, कितना आ रहा है? यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है वो 0.2 दिया हुआ है. ठीक, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 और यहां पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.2. ठीक है, तो ये जो POH की वैल्यू आएगी, ये ऑलमोस्ट जो POH की वैल्यू आएगी ये 3/2, ये 3/log मतलब ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होगा. यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि PH की जो वैल्यू होगी, 14 माइनस 9 माइनस log 3/2. तो log 3/2 की वैल्यू जो होगी बहुत छोटी होगी, 0.1 समथिंग के आसपास होगा. तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 5 के आसपास आएगी, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट इट. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है क्या होता है? पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT.
ध्यान से देखना, अगर I ज्यादा हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमें पता है NaCl का, यहाँ देखो कंसंट्रेशन सेम दिया हुआ है, तो NaCl जो I होता है वो क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे I क्या होगा 1 होगा, मतलब NaCl का I क्या होगा ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन, ध्यान से देखना 2 ppm। 2 ppm क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो 10 to the power 6 के रिस्पेक्ट में 2 है, 10 to the power 6 के रिस्पेक्ट में 2 है, बहुत छोटा है। और ये 2m काफी बड़ा था, 2 मोल्स है, 2 मोल्स है इन 1 लीटर, इन 1 लीटर ये 2 मोल्स है, और इन 10 to the power 6, इन 10 to the power 6 ये 2 है, ठीक। तो ये जो 2m है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू 2 ppm। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, डेल्टा टीबी की अगर बात करें, डेल्टा टीबी की अगर बात करें, देखो यहाँ पे दोनों जगह मोलारिटी सेम दी हुई है, मोलारिटी सेम दी हुई है, तो डेल्टा टीबी जो होगा वो आई पर, वेंट ऑफ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक। तो ध्यान से देखना इन दोनों सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे आई ज्यादा है, मतलब इस सॉल्यूशन की जो डेल्टा टीबी होगी वो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन, प्योर वाटर एंड सॉल्ट वाटर। हमें पता है कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, कोई भी सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है उसको ऐड करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एक्चुअली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मैच द मैट्रिक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट, हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करता है। पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस, ये ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेनरी लॉ, ये राउल्ट्स लॉ के लिए हो गया। नेक्स्ट, हेनरी लॉ जो होता है वो क्या होता है, वो बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखना। तो हेनरी लॉ जो हो गया वो स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 2, मतलब ऑप्शन 1 ए का ऑप्शन 2 एंड बी का ऑप्शन 1 मिला लेते हैं। ए का ऑप्शन 2 कहां पे, सेकंड एंड थर्ड में, एंड बी का ऑप्शन 1, ये दोनों जगह ही सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब सी का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का आंसर 4, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। 0.0106 मोल ऑफ एसिडिक एसिड was dissolved in 1 kg of water. The freezing point depression for this strength was this much. ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इफ द कैलकुलेटेड अलग दिया हुआ है, तो हमें पता है जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होगा, ध्यान से देखना, जो CH3COOH ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा, अब ध्यान से समझना इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, मतलब जितना हम लोग एक्सपेक्ट करें सॉल्यूट उससे क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर निकाले हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0.0205 डिवाइडेड बाई 0.0197। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.0 समथिंग ऐसा करके कुछ आएगा, 1.0 समथिंग। यहाँ की अगर ऑप्शन मिला है तो ये 1.41 के अप्रॉक्स में दिया हुआ है, 1.041 के अप्रॉक्स में दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट मान लेते हैं 041, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1.041। अब ध्यान से देखते हैं 1.041 कैसे आएगी इसमें, मान लेते हैं इसका 1 हो गया, अब ये 1 में से क्या हो गया, अल्फा रिएक्ट कर गया, ये क्या बन गया, अल्फा बना, ये क्या बन गया, अल्फा बन गया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू I हो गया, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक।
ध्यान से देखना, अभी हमने निकाला वेंट फैक्टर आई जो हो गया 1.01041 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1.041 माइनस 1, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। ये एक्चुअली ऑप्शन विजिबल नहीं है, ऑप्शन विजिबल नहीं, मुझे लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो। जो भी ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे होंगे, जहां पे आई की वैल्यू 1.041 एंड अल्फा की वैल्यू जो तुम्हारी हो जाएगी वो 0.041 ये हो जाएगी। ठीक है, मिला लेना अपना ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाई 18 ग्राम ऑफ यूरिया। यस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो निकाल लेते मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पे 18 ग्राम है यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, डिवाइडेड बाय ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 100/18, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ये देखो, ये हो गया 3, ये हो गया 10, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे 18/60 डिवाइडेड बाई ये एलसीएम लिया हमने 90 आ गया, ये 90 आ गया एलसीएम। और ये ध्यान से देखना ये 9 ये 27 और ये कितना हो गया ये 5, मतलब ये 500 हो गया, ये 500 हो गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 18 डिवाइड बाई 60 इंटू 90/527, ठीक। ये देखो 0 0 कैंसिल आउट और ये 6 इंटू 3 ये क्या आ गया 27/527। अब हमें पता है ये बहुत अलग अलग नंबर है, क्या करते हैं इसको पहले 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 कर लेते हैं, 100 यहाँ पे बैठा देते हैं। अब हमें ये दिख रहा है ऑलमोस्ट कितना टाइम्स है, ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स है, ऑलमोस्ट ये कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, 5 इंटू 10⁻², मतलब 0.05 के अप्रॉक्स होगा ये। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का तो ये क्या देगा H2O का, अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये क्या देगा H2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेते थोड़ा, ये देखो 2 मोल्स और ये 2 मोल्स। ध्यान देखना, जो O2 फॉर्म हो रहा है वो कितना ग्राम दिया हुआ है, वो कितना ग्राम दिया हुआ है देखना ध्यान से, 16 ग्राम दिया हुआ है, 16 ग्राम O2 फॉर्म दिया हुआ है। 16 ग्राम का मतलब क्या हो गया, कितने मोल्स हो गए 16/32, मतलब 0.5 मोल्स हो गए। 0.5 मोल्स O2 फॉर्म कर रहा है, तो H2 कितना कर रहा होगा, इसका 2 गुना कर रहा होगा, यस 1 मोल कर रहा होगा, यस और नो, समझ आया क्या, 1 मोल कर रहा होगा। अब क्या पूछा हमें, द वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड एट कैथोड अंडर एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन के अंदर 1 मोल बन रहा होगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लैम्डा नॉट m ऑफ NH4OH, हमें पता है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्ट हम लोग लैम्डा m नहीं निकाल सकते, लैम्डा नॉट m नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करते हैं पहले और उसके बाद निकालते हैं। ध्यान से देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये देखो ऑप्शन 2 को ध्यान से देखो, हमने क्या करा NH4 प्लस और Cl- ये स्ट्रॉन्ग हो गया और NaOH ये हुई स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या डाला, एक्स्ट्रा Na डाला और Cl डाला, तो इसको अगर हटा दिया तो ये निकल जाएगा NH4OH का, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है E0 फॉर दिस के लिए पूछा है, क्या होगा E0 इसका, E0 क्या होगा, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Mn में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे E0 की वैल्यू दी हुई है ये -1.818 वोल्ट, -1.18 वोल्ट।
नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Mn3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये सेल रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन को जब भी बनाना हमें सेल रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखने नहीं चाहिए। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स दिख नहीं रहा, यहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा, ये सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन कैसे बनाओगे, दूसरे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी वहां पे किया हुआ है, लेकिन किसी भी फैक्टर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी इक्वेशन को, तो वहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू, वहां पे ई नॉट रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वैल्यू वहां पे चेंज नहीं होती। ठीक, ध्यान से देखना। और हमें यहाँ पे +3 राइट साइड में लाना है, प्रोडक्ट के साइड में लाना है, तो मतलब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, Mn2 प्लस कन्वर्टिंग इंटू 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी ई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी ई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1.51 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया हमने, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे 2Mn2 प्लस हो जाएगा, 2Mn2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने पूरे इक्वेशन को, 2Mn2 प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो होगा ये सेल रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, सेल रिएक्शन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जा रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। और सेल रिएक्शन के लिए डायरेक्ट हम लोग ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ये 9 आ गया, एंड 5x6 और ये 2, मतलब -2.69। अब हमें पता है ई नॉट सेल जब निगेटिव होता है, ई नॉट सेल जब निगेटिव होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, -NF ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो n जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, f ऑलवेज पॉजिटिव, और ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल अगर हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाना है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। एक निगेटिव पहले से दिया हो तो ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल। तो मगर ई सेल हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर solution of KCl is 0.21, okay, and the resistance of the cell containing solution is this। रेसिस्टेंस दिया हुआ, रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। यहां पे क्या पूछा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए होता है। तो अगर एल बाई ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आर अपॉन रो। और ये कंडक्टिविटी हमारा दिया हुआ है 1/रो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी मतलब आर कितना हो गया 60 इंटू 1/रो की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे 0.021। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसका फर्स्ट ग्राफ देखें तो ये फर्स्ट ग्राफ ही गलत दिख रहा है हमें, क्योंकि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर जो होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टी से, वो इनवर्सली ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है। तो ये ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है। तो हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन ही अपना गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन हैविंग 3 steps all over rate constant k is equal to k1 k2 and k3 का रिलेशन दिया हुआ है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे दिया हुआ है E1 E2 E3। अब हमें जो पता है जो वो k नॉर्मल k की अगर बात करें वो क्या होता है, a इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, k1 की वैल्यू लिख सकते हैं, k2 की वैल्यू लिख सकते हैं, k3 की वैल्यू लिख सकते हैं, एंड
के की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, इन सारे वैल्यू को लिखने के बाद, इन सारे वैल्यू को लिखने के बाद, ये देखो सारे वैल्यू को लिखने के बाद a इंटू ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे EA1 हो जाएगा और यहाँ पे EA2 अपॉन RT, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस EA3 अपॉन RT, और यहाँ पे k जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये EA हमें निकालना है, EA हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवीजन में, फिर वहां से हमें लॉग लेंगे तो इन तीनों का जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इन तीनों का जो रिलेशन आएगा लॉग लेने के बाद वो क्या आ जाएगा, EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, क्योंकि इन अगर जैसे ही लॉग लिया हमने, जैसे ही लॉग लिया हमने, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा जो मतलब लीनियरली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3, तो E1 E2 की वैल्यू क्या दी हुई है 40 प्लस 50 माइनस 60, मतलब 90 माइनस 60, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 30 आ गई। कितनी आ गई 30 आ गई। 30 इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर चेंज आर reactant to product, the concentration of reactant changes from 0.1 to 0.25 m in 40 minutes। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान से देखा जाए तो 0.1 से 0.025 होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 40 मिनट्स। कितना लगा है 40 मिनट्स। ओके, वेरी गुड। ठीक, ध्यान देना, ध्यान देना, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अगर इसका टी हाफ अगर निकाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, टी हाफ निकाले, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टी हाफ मतलब आधा कॉन्सेंट्रेशन कब हो जाएगा, ये 0.05, ये हो गया, ये हो गया 1 टी हाफ, ये टी हाफ। नेक्स्ट अगर फिर इसको हाफ कर दिया जाए तो यहां पे भी जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, वो टी हाफ लगेगा। मतलब 2 इंटू टी हाफ की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 40 मिनट्स। तो टी हाफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 20 मिनट्स। टी हाफ जो आ गई वो क्या आ गई 20 मिनट्स। अब हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो ये जो आ गया आपका, ये जो आ गया आपका वो आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखते हैं, ध्यान से देखना कितना आ जाएगा। ये वैल्यू जो आ रहा है आपका, ये देखो डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये हो गया 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 20 और 20, और यहां से इसको यहां पे एक पॉइंट रख देते हैं, यहां पे पॉइंट रख देते हैं। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 34 पॉइंट अप्रॉक्स 6 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको हम क्या लिखेंगे 3.46 इंटू 10 टू द पावर -2, ये लिख दिया हमने। ये के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब आर लिख देंगे। तो ये जब कॉन्सेंट्रेशन पूछा, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए 0.01, तो के की वैल्यू पुट कर देते 3.46 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ये रिएक्शन बोला, रिएक्टेंट की वैल्यू जब हो जाए 0.01, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 3.46 इंटू 10 टू द पावर -4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन x to y के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 150 किलो जूल पर मोल। द चेंज इन इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इज -135, देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ। बेसिकली दिया हुआ क्या हुआ है, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है। कैसा रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक। तो हमें पता है डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड।
मतलब X2Y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी X2Y का, ये दिया हुआ 150, और हमें EA बैकवर्ड पूछा है, EA बैकवर्ड के बारे में पूछा है। डेल्टा एच जो दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि निगेटिव दिया हुआ है, ये -135, तो EB की वैल्यू क्या निकल जाएगी, EAB की एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन वो जो हो जाएगा 150 + 135, ये हो जाएगा आपका 285, 285, which option is correct? Option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Next, the intermediates in heteropolar reaction. Heteropolar reaction मतलब हेट्रोपोलर दो टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग होती, कौन सी, एक होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक। ठीक, तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है, कैटायंस टूटते हैं, कैटायंस एंड एनायंस में टूटता है, कैसा, कैटायंस एंड एनायंस में टूटता है। ठीक है, तो वो ही पूछ रहा है कि किस तरीके से टूटेगा, तो बोथ कैटायन एंड एनायंस में ब्रेक होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1, नाइट्रोजन इन pyridine cannot be estimated by K Geldahl method. यस, करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि K Geldahl मेथड में NO2 फिर डायजो टेस्ट, ये सारे K Geldahl मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं हो पाता है। ठीक, या फिर किसी रिंग में अगर नाइट्रोजन फंसा हुआ है, वो भी उस K Geldahl मेथड से एस्टिमेशन उसका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर पाता अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन 2 की स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ, नाइट्रोजन इन pyridine चेंजेस टू अमोनियम सल्फेट, अभी बताया कि ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देख लेते कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर C5H12, ये अल्केन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, एक हो गया, दूसरा 1 2 3 4, यहां पे ब्रांच आ गया, तीसरा 1 2 3 4 और 1 5, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे जो दिया हुआ है, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H42 इज देखो, डेकन क्या होता है, C10 होता है, डू डेकन क्या होता है, C12 होता है, ये खत्म हो गया, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड कंपेयर टू CCl इन क्लोरोबेंजीन इज, देखना ध्यान से, क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl और यहां पे क्लोरोबेंजीन। अब हमें पता है ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में रहता है, मतलब यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, यहां पे पूछा क्या, देखते हैं, तो यहां पे पूछा CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड के कंपेयर में CCl बॉन्ड, यहां पे ये जो CCl बॉन्ड इसमें हो जाएगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा। यस, और यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। तो लॉन्गर एंड वीकर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द कंपाउंड फ्रॉम विच क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजिली, अनिलीन से देखते हैं, अनिलीन से क्लोरोबेंजीन, यस, अनिलीन से क्लोरोबेंजीन में प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, क्या करना पड़ता है। एक तो हमने डायजोटाइजेशन टेस्ट कर दिया, उसके बाद सेंड मेयर रिएक्शन, याद करो, सेंड मेयर रिएक्शन याद है क्या, सेंड मेयर रिएक्शन हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन वहां से बना सकते हैं सेंड मेयर रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, या फिर टिल्डन रिएजेंट के थ्रू, किसके, टिल्डन रिएजेंट NOCl अगर हमने डाला तो उससे हमें डायरेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक,
बेंजीन से Cl, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, हमें पता है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन भी बनाना आसान है। कैसे बनाएंगे? Cl2 ले लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, या अनहाइड्रस AlCl3 ले लो, किसी से भी क्या हो जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल आसानी से कन्वर्ट नहीं होता था। अगर रिएक्शन याद करो तो फिनॉल आसानी से कन्वर्ट नहीं होता था, क्योंकि यहां पे Cl माइनस आके अटैक नहीं कर पाता था। याद करो, ये 623 केल्विन पर जाके ये डॉस प्रोसेस, याद आ रहा क्या? 623 केल्विन एंड 300 एटीएम पे जाके कन्वर्ट होता था। तो इजीली प्रिपेयर्ड बोल रहा है, तो आसानी से हम लोग यहां से इसको फिनॉल से कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर PCl5 से कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो उसमें भी कन्वर्ट होगा, लेकिन यील्ड उसका बहुत कम होता है, यील्ड बहुत कम होता है। नेक्स्ट, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यस अगेन सेंड मेयर का दूसरा स्टेप, सेंड मेयर का दूसरा स्टेप, यहां पे दूसरा स्टेप कर दोगे, डाल दोगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना का क्लोरीन क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन SN1 रिएक्शन द अल्काइल हैलाइड दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस रसमिक मिक्सचर। रसमिक मिक्सचर के लिए क्या होगा? जितना जितना D वाला बन रहा है उतना Lb बनना चाहिए, जितना D बन रहा है उतना Lb बनना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं रसमिक मिक्सचर। पहला क्या बोला? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं। ये देखो कार्बन, ये टर्शियरी बना लेते हैं इसको, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे OH आके जुड़ेगा, अगर यहां पे OH आके जुड़ेगा, इसका इंटरमीडिएट जो हो जाएगा वो यहां पे कैटायन बनेगा, और इस पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड से अटैक हो सकता है, क्योंकि कैटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल प्लानर बनता है। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं से भी अटैक कर सकता है, जिसके कारण रेसमिक मिक्सचर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक, चांसेस होते बोल रहा हूं मैं, चांसेस होते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? ध्यान से देखना, अगर ये दो ग्रुप अगर सेम हो गए तो रेसमिक मिक्सचर होगा ही नहीं, सेम कंपाउंड हो जाएगा, अपवर्ड से अटैक करे या फिर डाउनवर्ड से अटैक करे। ठीक, तो यहां पे हमें देखना है बेसिकली किसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक, किसमें? तो इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, तो ये नहीं बनाएगा। दूसरा देख लेते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये देखो ध्यान से देखना, ये कायरल सेंटर यहां पे प्रेजेंट है, मतलब ये वाला दे देगा, ये दे देगा रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैच द कंपाउंड ऑफ लिस्ट 1। ओके, दिया हुआ है क्लोरएम्फेनिकॉल, क्लोरएम्फेनिकॉल। अब हमें ये पता है ये किसके लिए होता है यूज? ये टाइफाइड फीवर के लिए यूज होता है, टाइफाइड फीवर के लिए। नेक्स्ट, थायरोक्सिन किसके लिए होता है? यस, ग्वाइटर, थायराइड, यस, ओके। नेक्स्ट, क्लोरोक्विनोन जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेसिया के लिए होता है। ठीक, मैच कर लेते, देखते हैं। फर्स्ट का A का 4 किसमें दिया हुआ? एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 यहाँ पे दोनों है। तो सेकंड मिलाते हैं, बी का 3, ऑप्शन थर्ड सी का मलेरिया, सी का 1, मतलब ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस, ठीक है, ध्यान देना, करेक्ट IUPAC नेम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट करा तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 पे मिथाइल है और 2 पे इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, ये एक अल्कीन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? अल्कीन दिया हुआ है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से देखना, इसको ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पे क्या डाला है? यहाँ पे क्या डाला है? BH3, मतलब BH3 होल ट्वाइस, मतलब B2H6, ये रिएक्शन याद आ रहा है? कौन सा रिएक्शन है? यस, पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तो HBO कौन सा रिएक्शन है? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हमें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन करता है, मतलब OH जो जोड़ेगा वो राइट साइड में जोड़ेगा। नेक्स्ट CrO3, ध्यान देना, CrO3,
CrO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इन अनहाइड्रस मीडियम में जाते ही ये क्या हो जाता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पीसीसी जो काम करता है वही CrO3 काम करेगा यहाँ पे अनहाइड्रस मीडियम में, तो ये CrO3 अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, यस एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। नेक्स्ट ध्यान से देखना नेक्स्ट यहाँ पे CH3, यहाँ पे RMGX आके अटैक कर रहा है, RMGBR, तो R यहाँ पे अटैक करेगा, R की जगह क्या है यहाँ पे CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर से खुल के आ जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान देखना ये OH और यहाँ पे ये CH3 मिला लेते, देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला जो हो गया वो 3 कार्बन OH, दिस वन, ओके। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए KCET 2026 के, ओके। थैंक यू।